मां साहब ऑनलाइन के समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से मेरी पूरी उम्मीदें लगी हुई हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे प्रोडक्टिव, ऑब्वियसली प्रोडक्टिव ही करना होता है, उसमें व्यस्त होंगे और बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे, बेहतरीन कर रहे होंगे। दोस्तों, हम रीजनिंग में एक चैप्टर डाइस यानी कि पासा पढ़ रहे थे और जिसका आधा हिस्सा यानी कि क्लोज डाइस के बारे में मैंने आपको बतला दिया था। आज के सेशन में मैं आपको ओपन डाइस के बारे में बताऊंगा, उनसे जुड़ी हुई बातें करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे, आपकी जो ज्ञान है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले नवरात्रि जो चल रही है, उम्मीद करता हूं कि आपने इस नवरात्रि में बहुत कुछ किया होगा, नया सीखा होगा, गरबा भी किया होगा। पर जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है मेरे भाइयों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भाइयों के लिए है। देखिए, बदलते वक्त के साथ, बदलते समय के साथ हमने आसपास कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जो हम बताते हैं कि हमारा जो समाज है वो नारियों के प्रति किस तरीके से बर्ताव कर रहा है। नवरात्रि का वक्त है, मेरे दिमाग में एक बात आई तो मैंने कहा चलो आपके साथ साझा कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ना, जो महिलाएं होती हैं, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी दोस्त हो, जो भी हो, समाज में उनका दर्जा, देखिए सिर्फ कहने की बात नहीं होती। आप किसी भी बड़े कलाकार, जैसे हम शाहरुख खान, देखो आप कभी शाहरुख खान का कोई इंटरव्यू देखिएगा या किसी भी महिला कलाकार या किसी भी व्यक्ति से आप पूछेगा कि शाहरुख खान किस तरीके का है, मतलब आप तो पूछ नहीं सकते, इंटरव्यूज पर देखिएगा, वो बोलेंगे कि शाहरुख खान एक बहुत ही हम्बल पर्सन है और खासकर महिलाओं के प्रति तो बहुत ज़्यादा है ना। ऑल्दो हम शाहरुख खान को एक रोमांटिक हीरो की नज़र से देखते हैं हमेशा से, लेकिन यदि आप उसके इंटरव्यूज देखेंगे महिलाओं के दृष्टिकोण से तो आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति कितना सज्जन पुरुष है, महिलाओं को कितनी इज्जत करता है। और ये चीज़ शाहरुख ने भी कही है कि यदि आप किसी भी महिला को इम्प्रेस भी करना चाहते हैं तो उनको इज्जत दीजिए, है ना। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नवरात्रि के समय पे हाल फिलहाल जैसे कि आपको पता होगा कि हर शहर में एक कुछ गरबा के होते हैं, तो हमारे शहरों में भी हुई है अभिव्यक्ति के नाम से। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जो आंखों को नहीं सुहाती। मतलब आप देख रहे हो कि आपके आसपास लोग हैं लेकिन उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं कुछ समाज के असामाजिक तत्व। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको ना एक रिक्वेस्ट भी करूँगा, सजेशन भी दूंगा कि यार जो भी आपके आसपास महिला हैं, चाहे वो बहन हो, चाहे वो दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी है, भाभी हो, सभी को अपने से पहले रखिए। इज्जत के तौर पर उनको इज्जत दीजिए, पहले उनका सम्मान कीजिए। आप जैसा ही ये करेंगे, जो लोग हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं ना जो सोचते हैं कि यार मैं किसी को कैसे इम्प्रेस करूं, या बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपने से पहले उनको रख देना है। उदाहरण के तौर पर आप बैठने जा रहे हो और यदि कोई लेडी आपके सामने आ गई तो आप खड़े हो जाइए, उनको चेयर ऑफर कर दीजिए पहले, जब तक वो ना बैठे आप ना बैठे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, आपको लग रही हैं छोटी चीज़ें, पर जो लेडीज़ होती है, फीमेल्स होती है, वो नोटिस करती है क्योंकि आप उन्हें इज्जत सम्मान दे रहे हो। और सम्मान सिर्फ कहने के लिए, दिखाने के लिए नहीं देना। एनीवेज, ये बात मेरे जहन में आई क्योंकि नवरात्रि का टाइम था, कुछ चीज़ें मैंने अपने आसपास ऐसी देखी जो शेयर करना मुझे सही लगा तो मैंने आपके साथ कर दी। अब हम बात करते हैं चैप्टर की, क्योंकि यार ये सारी बातें चलती रहेंगी, हमें पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में मेरे भाइयों और भाइयों की बहनों, ठीक है। इज्जत अपनी जगह है लेकिन मेरी तो भैया की बहन है, ठीक है। आज के सेशन में हम ओपन डाइस की बात करने वाले हैं क्योंकि हमने क्लोज डाइस निपटा लिया है। दोस्तों, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है या कोई भी ऐसा वीडियो जो रीजनिंग से अभी तक हमने अपलोड किया है, एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे क्योंकि हमने रीजनिंग में कुछ वीडियोस ऑलरेडी शुरू कर दिए थे, अपलोड कर दिए थे। नाउ द पॉइंट इज, जब मैं ये डाइस की बातें बताने वाला हूं, ओपन डाइस की, तो रूल्स अभी भी वही रहते हैं जो हमने क्लोज डाइस में शेयर किए थे। रूल्स क्या थे कि सबसे पहला काम होता है दुश्मन पता करना कि भैया ये जो तुमने ओपन डाइस बनाया है, ओपन डाइस का मतलब होता है कि जो डब्बा था, जैसे हम क्लोज डाइस कहते थे, इसको अपन ने खोल दिया। अब खोलने पर क्या होगा सर, पहले भी इसमें कितने सरफेस थे, 6 थे ना, 1 2 3 4 5 और 6। खुलने के बाद भी इसमें 6 ही सरफेस रहने वाले, बस फर्क ये पड़ जाएगा कि वो चीज़ क्लोज थी तो ये चीज़ ओपन है। अब यहाँ भी रूल सेम होता है, हमें सबसे पहला काम करना होता है कि भैया दुश्मन पता करो कि कौन सी सरफेस किस सरफेस की दुश्मन है या कौन सा नंबर किसका दुश्मन है। फिर दूसरा जो रूल था वो ये था, या जो दूसरा सिस्टम था हमारा वो ये था कि कभी भी हमें दुश्मनों को एक साथ नहीं रहने देना है। यदि हमारे दुश्मन यानी कि विपरीत नंबर, विपरीत फलक एक साथ फंस गए तो समझ लीजिए कि गलती हो गई, कांड हो गया, क्योंकि एक साथ गलत लोग फंसेंगे तो भैया धूम तो मचाएंगे ही, करेक्ट। तो चलिए इसी बात को इस्तेमाल करते हुए
अपन पढ़ते हैं ओपन डाइस। अब दोस्तों ओपन डाइस का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो डाइस है जो ओपन हो गया है। यहां भी आप नंबर लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फिलहाल ये जो सारे आपके सामने एग्जाम्पल दिए गए इनमें नंबर लिखा हुआ है। आप इसमें चाहे तो लेटर लिख सकते हैं, कोई सिंबल लिख सकते हैं। आप सबसे पहले हम क्या पता करेंगे भैया कि कौन किसका दुश्मन है, और दुश्मन पता करने के लिए आपको एक छोटा सा फंडा इस्तेमाल करना है। कहां? ओपन डाइस में, सिर्फ और सिर्फ ओपन में। इंग्लिश में बोला जाए तो ऑल्टरनेट जो भी फेस होते हैं, ऑल्टरनेटिव फेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। हिंदी में बोला जाए तो एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एकांतर फलक विपरीत या दुश्मन होते हैं। यह दुश्मन पता करने का तरीका है। इंग्लिश में ऑल्टरनेट जो फेसेस होते हैं दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ये सर एकांतर क्या होता है, ऑल्टरनेट क्या होता है? तो दोस्त एकांतर का मतलब होता है एक छोड़कर एक। जैसे कि जब मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल ओपन डाइस का रखा, और यदि मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पता करो कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट है या कौन सा नंबर किसके दुश्मन है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, एक छोड़कर एक चलो। लेकिन जब आप एक छोड़कर एक चलते हो तो हमेशा याद रखना, या तो हम चलते हैं सीधे ऊपर से नीचे, या तो हम चलते हैं दाएं से बाएं, लेफ्ट से राइट, यानी कि आड़े, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ऐसे चलना है, तिरछे नहीं चलना है। ऐसा नहीं करना कि सर हम एक से चले और एक छोड़ के 5 पे चक्कर कि कोई होगा ना हमारा तूफानी दोस्त, वो क्या बोलेगा सर एक से चलते हैं, 2 को छोड़ देंगे और 5 पे आ जाएंगे। ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना वो भी समझा दूंगा, पर फिलहाल मेरी बात मान लीजिए कि एक छोड़कर एक चलने का मतलब आप पहले या तो सीधे चल लो आड़े में या फिर खड़े में। चलिए हम चलते हैं पहले सीधे, तो बच्चा एक का अपोजिट हो जाएगा 3, एक छोड़कर एक चलने का ये मतलब है। अच्छा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 5, और 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। ध्यान से देखिए, 1 3 4 5 और 2 6। इस तरीके से आप अपोजिट यानी कि दुश्मन पता कर सकते। अच्छा, इसमें क्या होगा? सेम होगा बच्चा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 2 और 5 का हो जाएगा 6। एक एक छोड़कर चलना है। 3 के लिए क्या हो जाएगा 2 और बचा हुआ 5 के लिए क्या हो जाएगा 6। सिंपल अपोजिट पता करने का यही तरीका है। इसमें क्या होगा सर, एक छोड़कर एक चलेंगे तो 1 से चलेंगे तो 5, आड़े में या फिर खड़े में चलना है, तिरछे नहीं चलते हैं ना। 1 से चले अपन 5, 2 से चले 6 और 3 से चले दोस्त 4। इस तरीके से आप दुश्मन अपोजिट एनिमीज पता कर सकते हैं। यस और नो, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। नाउ द पॉइंट इज कि सर ये हमने पता करने के बाद यूज कैसे करने, तो यूज करने का तरीका अभी भी वही है कि दुश्मन, एनिमी, फेस, फलक साथ में नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ये बात सीख गए कि कैसे दुश्मन पता करने हैं। अब आगे आते हैं, तिरछे क्यों नहीं चलना है। अभी आपको एक एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम तिरछे नहीं भागते। चलिए अब देखिए यहां ध्यान से, ये बना के दे दिया बट बनाने की जरूरत नहीं थी। आपको सबसे पहले पता कर लेना है कि कौन सा किसका दुश्मन फंस रहा है। तो अपन ने क्या किया, एक छोड़कर एक चले। अब बेटा तिरछे नहीं चलते इसलिए हम यहां से शुरू कर रहे हैं। ये जो डॉलर है ये किसके अपोजिट हो जाएगा, डॉलर अपोजिट हो जाएगा सर परसेंटेज के। मैंने कहा बात तो सही है, ये लिख भी दिया अपन ने। सर ये हैशटैग किसके अपोजिट हो जाएगा, सर कॉपीराइट के। मैंने कहा ये भी सही है, इसको कॉपीराइट बोलते हैं। ठीक है, और जो @ बचा वो किसके लिए बचा, ट्रायंगल के लिए। बाकी सब तो बिजी हो गए, डॉलर परसेंटेज के साथ बिजी, हैशटैग कॉपीराइट के साथ बिजी, तो जो @ बचा दोस्त उसके लिए क्या बचा, ट्रायंगल। अब बस ये दुश्मन पता चल गए। अब अपन को ये पता करना है, इस क्वेश्चन में पूछने का जो सिस्टम है वो ये है कि यदि मान लीजिए हम इस ओपन डाइस को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, यानी कि जो मेरा डब्बा पहले बंद था उसको मैंने वापस पैक करके क्लोज कर दिया, तो बताइए हमारा वाला डब्बा कौन सा है। अब हमारा वाला डब्बा पता करने का तरीका क्या है, हमारा वाला डब्बा हम ऐसे पता करेंगे कि क्या ये हमारा वाला डिब्बा है। तो हमने बोल दिया ये हमारा वाला डिब्बा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता था कि @ और ट्रायंगल तो दुश्मन है, यानी कि ये कभी साथ में आ ही नहीं सकते। और आप देखो @ और ट्रायंगल को एक साथ बिठा दिया ना, मतलब एक साथ का मतलब होता है पास पास, पड़ोसी की तरह, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे रूल्स के हिसाब से। वहीं जब मैंने इस एग्जाम्पल को देखा, तो इस एग्जाम्पल को नहीं देख रहा हूं क्योंकि ये तो मुझे सही लग रहा है, इसको देखते हैं।
जब मैंने इस एग्जाम्पल बोल रहा हूं ऑप्शन को देखा तो यहां मुझे प्रॉब्लम हो गई डॉलर और परसेंटेज से, क्योंकि ये भी दुश्मन है और दुश्मन होने के नाते इनको साथ में तो आना ही नहीं था, पर ये तो साथ में आ गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी अपन ने देखा, तो यहां हमें प्रॉब्लम किससे हो गई, यहां ओहो, ये भी आंसर हो सकता है क्या, डॉलर एट द रेट ट्राइंगल एट द रेट परसेंटेज और हैशटैग। अब बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर बी भी हो सकता है, हमारा आंसर डी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहां किसी का कोई दुश्मन बैठा ही नहीं है। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो डॉलर है, डॉलर का दुश्मन क्या है, परसेंटेज। क्या कहीं परसेंटेज आपको नजर आ रहा है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ये एट द रेट, सर एट द रेट का हमारा जो दुश्मन था वो कौन सा था, ट्राइंगल। क्या वो नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सर कॉपीराइट, कॉपीराइट के लिए दुश्मन क्या था सर, हैशटैग, वो भी नहीं। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। मैंने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं। यहां भी देख लो, हैशटैग का दुश्मन कौन है, हैशटैग का दुश्मन कॉपीराइट है, पर वो तो है नहीं, तो अपन ने इसको भी हटा दिया, है ना। हमें मतलब हैशटैग का कॉपीराइट दुश्मन था पर वो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर एट द रेट का दुश्मन कौन है, ट्राइंगल, पर वो भी यहां नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज के लिए डॉलर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जब ये पूरा क्वेश्चन डिजाइन किया गया था तो एक्चुअल में दोस्त यहां एक छोटा सा मिसप्रिंट है। मैं आपको ये बता देता हूं कि यदि यही क्वेश्चन है तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिसप्रिंटिंग है, और वो मिसप्रिंटिंग ये है दोस्त कि यहाँ एट द रेट नहीं था, यहाँ एक्चुअल में कॉपीराइट लिखा था, कॉपीराइट। यहाँ एट द रेट नहीं था बल्कि क्या था दोस्त, कॉपीराइट। और यदि यहाँ कॉपीराइट कर लोगे तो फिर ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैशटैग और कॉपीराइट दुश्मन है, तो फिर उस केस में आंसर हो जाता केवल और केवल बी। लेकिन जैसा क्वेश्चन है उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, सही भी और गलत भी, या जो दिया है वो भी और जो हो सकता था वो भी। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। ओके चलिए, अब कुछ इस तरीके का मान लीजिए प्रश्न है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन सेम ही रहते हैं भैया। एक छोड़कर एक चल लो, तो एम का दुश्मन कौन बन सकता है सर, एम के लिए हो जाएगा सर बी। सर पी के लिए कौन हो जाएगा सर, पी के लिए हो जाएगा सर टी। बचा कौन सर, यहां से के बचा, यहां से आर बचा, तो सर अपन ने के और आर को भी दुश्मन बना दिया। इतनी बातें क्लियर, हमने कहा सर क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं। नाउ द पॉइंट इज, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको यह पता करना था कि कौन किसका दुश्मन है। यही चीजें आपके सामने लिख कर दे दी कि सर एम का दुश्मन बी है ना, पी के लिए टी है, के लिए आर है, ये चीज हमें पता चल गई। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक ऑप्शन बना के दे दूं कि भैया क्या ये हमारा आंसर हो सकता है। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया कि क्या ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि एम और बी दुश्मन है और आपने एम और बी को देखो साथ में बिठा दिया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भैया जी क्या ये हमारा आंसर हो सकता है, तो आपने बोल देना सर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पी और टी दुश्मन है, तो ये भी आप नहीं ऑप्शन यूज कर सकते। अच्छा मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन बना दिया, सॉरी ये तो सेम ही हो जाएगा ना, इसको चेंज कर लेते हैं। एम पी और मान लीजिए अपन ने क्या रख दिया यहां, इसको अपन कर देते कि सारी चीजें ट्राई करा के बता देता हूं, और ये हो जाएगा आर। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि के और आर के साथ आपको दिक्कत हो जाएगी। अब फोर्थ ऑप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब बस आपको देखो, हमेशा और हमेशा इस पूरे चैप्टर में एक ही रूल काम करता है कि दुश्मन साथ में बस नहीं आने चाहिए। जहां आपको दिख जाए कि दुश्मन साथ में आ रहा है, समझ लीजिए गलती होगी, मिस्टेक हो गई। अब यदि मान लीजिए मैं आपके साथ एक ऑप्शन शेयर करता हूं कि भाई ये अपन ने लिख दिया क्या, एम, ये अपन ने क्या लिख दिया, मान लीजिए के, लिख सकता हूं ना, क्यों नहीं लिख सकता हूं। अच्छा चलो मैं आपके साथ एक ऑप्शन ही बना देता हूं प्रॉपरली। मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ के, यहाँ बना दिया पी, यहाँ बना दिया बी, के पी बी। क्या ये ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहां कोई भी किसी का दुश्मन नहीं फंस रहा है। भैया बी का दुश्मन कौन है सर, एम है, कहीं से कहीं नहीं है। के का दुश्मन सर आर है, ये भी कहीं से कहीं नहीं है। पी का दुश्मन टी है, कहीं से कहीं नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए आंसर दे सकता है। बस यही चीज चेक करनी है कि वेदर द ऑप्शंस आर सूटेबल फॉर अस और नॉट, दैट्स इट। ओके दोस्तों चलिए, आई होप ये बात समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, आगे का मतलब स्लाइड को ऊपर करते हैं।
अब आते हैं एक पॉइंट पर, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि आपको वो सिखाने के लिए, ध्यान से देखिएगा इसको, मैं आपको सिखाने वाला हूं और यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों मैं कह रहा था कि जब आप एक छोड़कर एक चलें, यानी कि ऑल्टरनेटिव चलें, तो सीधे यानी कि या तो वर्टिकल जाए या हॉरिजॉन्टल, ऐसा क्यों बोल रहा था वो भी अभी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। कभी कभी आपको कुछ इस तरीके का, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मिल गया। अब हुआ यूं कि मैंने आपसे पूछा कि भाई ये कौन किसका दुश्मन है, हालांकि यहां लिखा हुआ है कि कौन किसका दुश्मन है, पर इस पर मत ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिखाता हूं। यदि आप इसको देखते हैं और आपका जो सिस्टम कहता है, जो अभी तक आपने सीखा, वो ये कहता है कि भैया एक छोड़कर एक चलना है, और या तो चलेंगे सीधे या तो चलेंगे आड़े। अपन ने सोचा कि चलो यहां चलते हैं, लेकिन यहां केवल 2 ही नंबर है, एक छोड़कर एक में जा नहीं पाऊंगा। यहां के साथ भी वही दिक्कत है, केवल और केवल हमें एक ही जगह ऑप्शन मिल रहा है कि हम सर 2 से 4 चल सकते हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि यदि हम एक छोड़कर एक चलना चाहते हैं तो 2 से चलकर 3 को छोड़ेंगे और 4 तक पहुंच जाएंगे, यानी कि 2 4 का अपोजिट है। ये तो हो गया एकदम क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इसमें कोई डाउट अपने को नहीं है, सही बात है, कोई डाउट नहीं। लेकिन अब आई बारी बाकियों नंबर की कि सर 2 और 4 तो चलेगा, लेकिन जो 1 3 5 है इनमें तो क्लियरिटी बताओ। तो दोस्त एक छोटी सी बात याद रखना है आपको, और वो ये है, देखो आई होप ये डिब्बा आपको दिख रहा होगा। ये जो डिब्बा है ना, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट है, यदि आप ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से 3 सरफेस, हिंदी में बोला जाए तो 3 फलक जुड़ी हैं, 1 2 और 3। क्या बोला मैंने? जब आप इस पॉइंट को देखते हैं तो इस पॉइंट से 3 फलक जुड़ी हैं सर, 1 2 और 3। अच्छा, क्योंकि ये लोग पहले से ही आपस में एक पॉइंट से जुड़े हैं, तो यदि मैं इसको खोल भी दूंगा तब भी ये एक दूसरे से दूर तो जा नहीं पाएंगे। भाई मान लीजिए जैसे आप घर में जो दीवार देखते हैं, मान लीजिए आप घर में देखते हैं, दीवार बोल रहा हूँ, कमरा देखते हैं, कमरे में कोई कोना होता है मान लीजिए, है ना, कोना, तो आप जब कॉर्नर पे देखोगे ना, तो कॉर्नर पे 3 दीवारें जुड़ी होती। भाई वो दीवारें यदि आप खोल भी दो, है ना, डिब्बा को यदि मैं खोल भी दूं, तो उस पॉइंट से जो लोग पहले से जुड़े हुए थे वो अभी भी जुड़े रहेंगे। सेम ऐसा ही होता है जब हम किसी लाइन को देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि ये वाली लाइन देखो, ये जो लाइन दिख रही है आपको, कौन सी लाइन दोस्त? ये इस लाइन को देखिए, इस एज को देखिए, इस लाइन या इस एज को हम देख रहे हैं, तो यहां से 2 सरफेस जुड़ी हैं, एक व्हाइट वाली और एक ब्लैक वाली, व्हाइट वाली और ब्लैक वाली। अच्छा, मैं इसको खोल भी दूंगा तो क्या होगा? बस वो खुल जाएंगी पर एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी। अब ये पूरी कहानी का सेंस ये है कि यदि कोई सरफेस, यदि कोई फलक, यदि कोई वॉल किसी पॉइंट के, काला कर देता हूं इसको, वो काला काला, यदि कोई सरफेस या कोई चीज मान लीजिए किसी पॉइंट से या फिर किसी लाइन से, किसी पॉइंट से या फिर किसी लाइन से आपस में अटैच है, जुड़ी हुई हैं, दोस्ती करके बैठी हैं, यानी कि जो पहले से दोस्ती किए हुए हैं वो दुश्मन नहीं बन सकते, वो कभी भी दुश्मन नहीं बन सकते। ये चीज आप एज अ नोट के फॉर्म में लिख लेंगे। इसका मतलब देखो, यदि आप इस पॉइंट को देखते हैं तो 1 3 और 4 ये देखो आपस में इसी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि 1 3 और 4 तो सर दुश्मन बन ही नहीं सकते कभी आपस में, समझ रहे हो? ऐसे ही यदि मैं तुमसे पूछता हूं ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट में कौन कौन जुड़ा है? 3 4 और 5, ये भी कभी दुश्मन नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो पहले से ही जुड़ के बैठे ना, दोस्त। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बाकी लोगों को पता कर लेंगे। 2 और 4 दुश्मन है, इसमें कोई क्लियरिटी की जरूरत अब नहीं है, आप समझ गए होंगे। 2 और 4 निकल लिए। अपन ने पकड़ा 3 को कि सर 3 का दुश्मन कौन हो सकता है, तो दोस्त जैसे ही मैंने 3 को पकड़ा तो 3 के आसपास जो लोग बैठे हैं पड़ोसी उसके, 1 4 5, ये तो दुश्मन हो नहीं सकते क्योंकि ये तो चिपक के बैठे हैं। अभी मैंने आपको यही समझाया। तो केवल और केवल 3 के लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया 3 का दुश्मन जो है वो 6 ही हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक होता है। अब 2 का 4 हो गया, 3 का 6 हो गया, तो सर 1 के लिए तो 5 हो गया। इस तरीके से आप दुश्मन पता कर सकते हैं। यही चीज नीचे भी लिखी हुई है। बच्चा ये गलत लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट लिखा हुआ है। यदि हम इसके हिसाब से चलें तो 2 का ऑप्शन होगा 4। अच्छा, ये तो वैसे भी उन्होंने सिर्फ ऐसे बना के दे दिया है, ओके, पता करने के लिए दिया था। अच्छा, ये पता करने के लिए दिया था कि कौन सा दुश्मन किसका होगा, मैंने आपको समझा दिया। 2 का होगा 4, यानी कि हमारे गिवन ऑप्शन में बी वाला आंसर सही ले सकते हैं हम। 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 6 और 1 का हो जाएगा 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। आई होप ये बात
और ये जो पूरा ज्ञान था वो आप समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए इसी बात पे पिया जाएगा दोस्त पानी। और आप क्या करने वाले हैं, आप इसी प्रश्न को करने वाले हैं फटाफट से नोट और अगले प्रश्न पर ध्यान देने वाले हैं। इसको मिटा दिया जाए। चलिए कहानी को लेकर चलते हैं आगे। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इंटरेस्टिंग इस वजह से नहीं है कि ये क्वेश्चन का कोई नया पैटर्न है, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको जानकारी इतनी मिलती है, कंफ्यूजन ज्यादा मिल जाता है। तो अब आपने क्या करना है, जो जानकारी दी जाएगी सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे, कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट्स पर हम फोकस नहीं करेंगे। ये क्या बोल दिया सर? देखो मैं आपको समझा देता हूं, इसको करते अपन साइड में क्योंकि ये तो फंसा रहा है। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहला काम तो आपका वही रहने वाला है कि भैया कौन किसका दुश्मन बनने वाला है, उस पर क्लिक करेंगे। सर एक छोड़कर एक चलो, भले ही यहां कुछ नहीं लिखा है, ये खाली डब्बे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, खाली डब्बे हैं रहने दो। आपने क्या करना है सर, आपने उठाना है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है और जो रूल है उसको फॉलो करना है। सर ये खाली डब्बा खाली के अपोजिट, बिल्कुल सही कह रहा हूं। सर ये खाली डब्बा खाली के अपोजिट, ये भी आप सही कह रहे हो। और ये जो ए है सर वो किसके अपोजिट हो जाएगा? बी के। सही कह रहे हो, हमें ये चीज पता लग गई। यानी कि खाली डब्बा खाली डब्बे के अपोजिट, खाली डब्बा खाली डब्बे के अपोजिट और ए अपोजिट हो गया बी का, ये हमें पता लग गया, जिसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ए बी के अपोजिट है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको एक बार क्लोज डाइस में भी बताया था, यहां भी बता देता हूं। क्लोज डाइस में मैंने 2.2 वाले केस में समझाया था, कभी कभी आपको जो जानकारी दी जाती है वो कुछ जानकारी या थोड़ी सी जानकारी ऐसी होती है जो प्योर होती है, मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं। जैसे कि इस प्रश्न में ए और बी दुश्मन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो खाली डब्बे दिख रहे हैं 4, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता लग पाता कि खाली कौन सा खाली। भाई खाली तो खाली है, यदि मैं पूछूं कि ये जो डब्बा आपको खाली दिख रहा है, इन चारों में से कौन सा वाला खाली है, ये तो आप बता नहीं पाओगे ना। तो जब भी आपको प्रश्न करना है, कोई भी प्रश्न डाइस का, हमेशा उस जानकारी की मदद लीजिएगा जो आपको प्योर या पूरी जानकारी दे पा रही है, जो कंफ्यूज नहीं कर रही। यानी कि आपका प्रश्न इससे हो जाएगा, अकेली इस जानकारी से। कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए आपसे ऑप्शन में पूछा गया है कि भैया इसको क्लोज करने के बाद कौन सा डब्बा हमारा मिलेगा, तो मैंने तो सबसे पहले इसको देखा। दोस्त ये मान लीजिए आपके सामने एक ऑप्शन है, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है ए और बी दुश्मन है और आपने ए और बी को साथ में पटक दिया। तो भैया कैसे हो सकता है? तो ये तो गया, ये भी गया। अब बचे आपके पास 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा वाला ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं। अब कंफ्यूजन ना हो तो आप बस इस पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी। भाइयों एक बात बताओ, दोस्तों एक बात बताओ, ए और बी आपने इस ऑप्शन को क्यों गलत किया? क्योंकि ए और बी लड़ाई कर रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, उनकी लड़ाई मुझे सामने ही दिख रही है, करेक्ट। लेकिन इस वाले ऑप्शन में ए और बी कहां चले गए? ए और बी दोनों ही चले गए साथ में पीछे, मतलब कि वो लड़ तो रहे होंगे, बस वो पीछे जाके लड़ रहे होंगे, पर लड़ तो रहे होंगे। यदि सामने नहीं है हमारे दोनों दुश्मन तो पीछे धूम मचा रहे होंगे, या फिर उसका मतलब, चलो ठीक है मैं आपको उस सेंस में लेके नहीं जाता हूं, दूसरे सेंस में। इसका मतलब सर ये भी नहीं होगा, क्योंकि सर दुश्मनी तोड़ने का या दुश्मनी को रोकने का एक ही तरीका होता है कि उनको सेपरेट कर दीजिए, जो कि यहां नहीं हुआ है। और जबकि हम ऑप्शन नंबर सी देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, क्योंकि हमने ए और बी में से ए को हटा लिया। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में मैंने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया क्योंकि मिसप्रिंट था। आंसर 1 हमारे लिए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें लिखा है ओनली सी, यानी कि सी वाला ही हमारे लिए केवल आंसर हो सकता है, बाकी हमारे लिए आंसर नहीं है। ओके चलिए, आई होप ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले भाई। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। भाई ये है भैया हमारा अगला प्रश्न। ये जो अगला प्रश्न है ये भी कुछ उसी प्रकार का है, थोड़ी जानकारी थोड़ा कंफ्यूजन, पर हमेशा याद रखना है कंफ्यूजन से दूर रहें। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। ये जो कहानी है ये हमें यहाँ लागू नहीं करनी है, क्योंकि हमारा प्रश्न बड़ी आसानी से यहाँ से हो सकता है। फटाफट से चेक करते हैं कि कौन किसका दुश्मन है। तो एक छोड़कर एक चलने पर यहाँ मुझे पता चल रहा है कि खाली डिब्बा खाली डिब्बे के अपोजिट है।
ये जो डॉलर है ये खाली डब्बे के अपोजिट है, और जो एट द रेट है उसके लिए क्या बचा है दोस्त, हैशटैग। तो अब आप खुद समझ जाइए, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद ले लेनी है, बस बाकियों को छोड़ देना है। ठीक है, चलिए क्या ये आंसर हो सकता है? कतई नहीं सर, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सर एट द रेट और हैशटैग दुश्मन है और आपने दोनों को साथ में पटक दिया, तो ये नहीं होगा बच्चा, ये भी नहीं होगा, एट द रेट हैशटैग दुश्मन है। अच्छा, एट द रेट और डॉलर, अब ये सी और डी में से तुम्हें चूज करना है, लेकिन मैंने क्या बोला, आप तो बस इस पर ध्यान दो। बच्चे इस पर ध्यान देना शुरू कर देते, कंफ्यूजन वाले पॉइंट पर नहीं। इन दोनों को देखो, एट द रेट और हैशटैग, इस ऑप्शन में एट द रेट आपको सामने दिख रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में एट द रेट और हैशटैग दोनों कहां चले गए? इस ऑप्शन में वो दोनों चले गए पीछे, यानी कि वो लोग लड़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कहां जाके दोस्त, पीछे। और यदि दुश्मनी हो रही है तो बस आपने वहां से दूर हो जाना है। तो इसको भी कर दीजिए गलत, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। इसलिए हमारे लिए क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। लीजिए, दैट्स इट। ओके, आई होप ये पॉइंट या ये जो बात है ये समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो अपन करते हैं इसको क्या, क्लीन। क्या करते हैं दोस्तों, क्लीन 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 क्लीन। आपने पिक्चर देखी आप लोगों ने, कौन सी पिक्चर दी यार, वो एक ना पता नहीं आपकी जनरेशन, मतलब आपकी जनरेशन में, पुरानी जनरेशन का नहीं हो दोस्त, अरे वो कौन सी पिक्चर थी जिसमें वो होता है, क्या बोलते हैं अपने कादर खान बोलते हैं हीरिम क्रीम, उसकी किताब आती है, फ्यूचर दिखता है, हीरिम क्रीम लाओ, आइसक्रीम को बोलते हैं यार हीरिम क्रीम। ठीक है, एनीवे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन वाला सीन है इसके साथ। देखो अब क्या होगा, कुछ कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं कई बार, वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं, और यहाँ आप एक छोटी सी नई चीज़ भी जानोगे, तो मेक श्योर इस पर थोड़ा सा ध्यान या फोकस बढ़ा दीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपके सामने बड़ी ही सलीके के साथ नंबरिंग रख दी जाएगी। आपको लग रहा होगा ये सरल है, जो कि है भी, बस एक छोटी सी नई चीज़ जान लो। सबसे पहला काम, कौन किसका दुश्मन बनेगा? सर 2 का तो 4 हो जाएगा, एक छोड़कर एक देख लेते हैं। सर 3 का सर 5 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा 6। ओके, मैंने कहा बहुत बढ़िया, पता लग गया। अब क्या करना है, इस डाइस को क्लोज कर देना है, मतलब कि डब्बे को पैक करो। अभी डब्बा खुला है, अब पैक करो। अपन ने पैक किया और हमसे पूछा गया कि पैक करने के बाद हमारा वाला डब्बा कौन सा है। हमने कहा हमारा वाला डब्बा कौन सा है, ये हमें पता करना है। हमने कहा हाँ पता करना है, चलो करते हैं पता। अब जैसे ही मैंने हमारा वाला डब्बा पता करने की कोशिश की, तो सबसे पहले अपन ने देखा ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए, अरे ऑप्शन नंबर ए तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कोई भी अपने दुश्मन के साथ नहीं बैठा है। ध्यान से देखिए, 4 का दुश्मन 2 है पर वो साथ में नहीं है, 5 का दुश्मन 3 है वो भी साथ में नहीं है, 6 का दुश्मन 1 है वो भी साथ में नहीं, मतलब ये आंसर हो सकता है। पर जरा रुकिए, इसको ऑप्शन हो सकता है, चलो ठीक है, इसी को मान लेते हैं, और भी चेक कर ले, मुझे कुछ बताना है। फिर अपन ने ये वाला ऑप्शन देखा, ऑप्शन नंबर बी। बेटा यहां भी वही सेम सीन है, 1 का दुश्मन 6 है पर वो तो साथ में बैठा नहीं है, 2 का दुश्मन 4 है वो भी साथ में नहीं बैठा, 3 का दुश्मन 5 है वो भी साथ, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे ये क्या बवाल मचा दिया भैया, एक का कंफ्यूजन है। अरे अभी और देखो, आगे बढ़े, जब हम आगे बढ़े तो सर 1, 3 और 4, यहां देखिए 4 का दुश्मन सर 2 होता है, नहीं है सर 2 साथ में, 1 का दुश्मन सर 6 होता है, वो भी साथ में नहीं है, 3 का दुश्मन 5 होता है, वो भी साथ में नहीं, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। देखो अभी तक हमने यही सीखा है कि दुश्मन यदि साथ में नजर आए तो वो आंसर नहीं होगा, दुश्मन साथ में नजर नहीं आते हैं तो वो हमारा आंसर हो सकता है। इसी चीज को, इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए अभी हमें तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, पर ये तीनों ऑप्शन सही है या नहीं चेक करेंगे और कोई नई चीज भी सीखेंगे। फिलहाल हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4। भैया ये भी सही है, देखो ध्यान से, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां भी कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं बैठा है। ये तो हो गया कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि सर आप हमें सिखा रहे थे कि दुश्मन वाली बात को फॉलो करते चलो आंसर मिल जाएगा, पर यहां तो कोई किसी का दुश्मन आ ही नहीं रहा, तो हम कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों यहां आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं और उसको नोट कर लीजिए। जानकारी ये है कि जब भी कोई पासा बनाया जाता है, नोट भी कर लीजिएगा, तो वो हमेशा उसमें जो नंबरिंग की जाती है या कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ABCD लिखना है, तो जब भी उसको
लिखा जाता है तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब कि रैंडम नहीं होता। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि किसी भी नंबर को कहीं भी डाल दिया या किसी भी संख्या को कहीं भी रख दिया, किसी भी लेटर को कहीं भी रख दिया। आपने एक सिस्टम फॉलो करना, लेकिन उससे पहले एक सिस्टम फॉलो करने से पहले एक रूल है, उसको लिख लीजिए कि जब भी कोई डाइस यानी कि पासा बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, तो या तो उसे क्लॉकवाइज बनाया जाता है या उसे एंटी क्लॉकवाइज डिजाइन किया जाता है, या तो उसे क्लॉकवाइज बनाया जाता है या उसे एंटी क्लॉकवाइज डिजाइन किया जाता है। अब इसका सेंस क्या है या इसको हमें यूज कैसे करना है वो मैं सिखाता हूं। मतलब वो सिर्फ नोट्स में लिखने वाली बात है, एक्चुअल में क्या करना है वो सीखते हैं। चलिए, इतनी बातें तो सर हमें समझ में आ गई थी, लेकिन ये जो 3 5 है 2 4 6 है भैया, इसका तो अब कोई इस्तेमाल बचा ही नहीं। क्यों नहीं बचा? क्योंकि सर कोई अपोजिट वाला नंबर साथ में बैठा ही नहीं, तो इसको तो मिटाओ, क्योंकि अब इसका इस्तेमाल तुम कर नहीं पा रहे। मैंने कहा ठीक है, सही कह रहे हो। अब आंसर कैसे पता चलेगा? सुनो, जो मैंने आपको रूल लिखवाया है या जो मैं अभी आपको ज्ञान दे रहा था, उसका मतलब ये है कि मान लो आपने इसमें जो नंबर लिखे हैं वही आप जब डब्बा क्लोज करोगे तो वही नंबर तो आपको डब्बे में मिलेंगे। भाई ये ओपन डाइस है, इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो वही डाइस तो हमें मिलेगा ना क्लोज होने के बाद, नंबर तो बदलेंगे नहीं। यानी कि नंबर जिस सीक्वेंस में लिखे उसी सीक्वेंस में मुझे क्लोज में भी मिलेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे। जब मैं देखता हूं इस ऑप्शन को 4 5 6 वाले को, ध्यान से देखिएगा आप। इसमें देखिए 4 से मैं 5 चलना चाहता हूं और 5 से 6। जब मैं दूसरा पेन चेक करेंगे यार अपन, कौन सा आएगा? ये लो देखते हैं एक बार। जब मैं 4 से 5 5 से 6 आना चाहता हूं, 4 से 5 5 से 6, 4 से 5 5 से 6, 4 से 5 5 से 6, तो मैं चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। 4 से 5 5 से 6, 4 से 5 5 से 6, एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है ना मुझे? यस। लेकिन जब मैं उसी चीज को, इन्हीं नंबरों को अपने पासे में देखता हूं क्लोज होने के बाद, तो यार यहां मुझे चलना पड़ रहा है कैसे? 4 से 5 5 से 6, 4 से 5 5 से, यहां तो मुझे क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है दोस्त। यदि डाइस खुला है, ओपन है, और डाइस बंद है, भाई बंद हो चाहे खुले हो, नंबर तो सेम है ना। यानी कि नंबर यदि सेम है तो नंबर की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यही तो मैं समझा रहा हूं कि डाइस में जो नंबरिंग की जाती है वो एक ही डिजाइन, एक ही पैटर्न में की जाती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि तुम इसी को क्लोज कर दे, तो जब तुमको यहां 4 से 5 5 से 6 जाने को कहा गया तो तुम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, लेकिन यहां तो तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो। यानी कि तुम और हम अलग अलग हैं, एक से नहीं है। समझे? इसलिए आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए समझ गए ये बात? चलो अच्छी बात, समझना ही है भैया। चलो अब चलते हैं 1 2 3 की तरफ। 1 से 2, 2 से 3, 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 ये तो क्लॉकवाइज आ रहा है सर। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहा है सर। यहां सर 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है सर। ये भी हमारा आंसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये हमारा साथ नहीं निभा पा रहा है। साथ निभाना साथी है, ठीक है, नहीं निभा पा रहा, लेकिन अब क्या ही करें, बाबा जी निभा रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं सर, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, इनको अपन करते हैं हम रफ। समझ गए होंगे आप लोग? ओके, चलो अपन ने बोला टाटा बाय बाय, आप दोनों, आंसर मेरा नहीं है, इसको करते अपन साइड। अपन चलते हैं 3 4 ऑप्शन नंबर सी की तरफ और ऑप्शन नंबर डी की तरफ। चलो 1 3 4 देखते हैं हम। जो ऑप्शन होता है ना उसी के हिसाब से देखा जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 1 3 4, मैं 1 3 4 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो ऑप्शन में लिखा है, मन से कुछ नहीं करना। जब मैं 1 से 3 3 से 4 आने की कोशिश करता हूं, याद रखना हमेशा डाइस के अंदर से आना होता है, डाइस के बाहर से मत घूम जाना कि पता चला तुम डाइस के बाहर घूम रहे, अंदर से आने का प्रयास करो। जब मैं 1 से 3 और 3 से 4 आने का प्रयास करता हूं, यार कलर को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, दिखेगा नहीं तो, है ना। जब मैं 1 से 3 और 3 से 4 आने का प्रयास करता हूं, मैं पहले 1 से चला, फिर मैं 3 की तरफ आया, और फिर 3 से मैं 4 की तरफ आने का प्रयास करूं, यानी कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, है ना, ऐसे घूम रहा हूं। इसका मतलब मैं कैसे घूम रहा हूं दोस्त? क्लॉकवाइज। 1 से 3, 3 से 4 क्लॉकवाइज घूम रहा हूं ना, करेक्ट। याद रखेगा 1 से 3 आ रहा हूं, फिर 3 से 4। जब मैंने यही काम इसमें करना चाहा, 1 से 3 3 से 4, 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 तो यहां तो सर मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमने कहा जा रहा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हम और आप अलग अलग हो गए। अब फाइनली हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे लिए आंसर बना सकता है या नहीं। इसमें नंबर क्या लिखे? 3 4 6।
दोस्त 3 से 4, 4 से 6 चल के देखो, 3 से 4, 4 से 6, 3 से 4 और फिर 4 से 6, 3 से 4, 4 से 6, कैसी डायरेक्शन है सर? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रहा हूं ना मैं। अच्छा सर यहाँ क्या होगा? और सर यहाँ भी देखिए 3 से 4, 4 से 6, 3 से 4, 4 से 6, सर एंटी क्लॉकवाइज। बधाई हो सर, इसलिए बधाई हो क्योंकि जो काम या जो डायरेक्शन हमारा ओपन डाइस करके दे रहा है, सेम डायरेक्शन हमारा क्लोज डाइस भी हमें बना के दे रहा है। इसका मतलब तुम और हम और तुम सेम है, और यदि हम और तुम सेम है तो फिर बस गेम ऑन है। यानी कि यही आपके लिए ऑप्शन बन जाएगा करेक्ट वाला। ओके दोस्तों, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलो सबसे पहला काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है क्या पता करना? दुश्मन पता करेंगे सर बी से डी, वो तो प्रोसीजर है। सी से ई ये पता कर लिया, और ए का दुश्मन हो जाएगा दोस्त एफ। अब तक आप सीख जाओगे कैसे हमने करना है। क्लियर? अब सबसे पहले ये चेक कर लो कि कहीं कोई दुश्मनी से पंगा क्रिएट तो नहीं हो रहा है। सर ए बी सी, सर इसमें कोई किसी का दुश्मन नहीं फंस रहा। ध्यान से देखिए, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, यानी कि ये आंसर हमारे लिए दुश्मनी से तो कटने वाला नहीं है। सर इसमें चेक कर लो, इसमें सर डी ई एफ, सर इसमें भी कोई अपने दुश्मन के साथ नहीं बैठा, यानी कि ये भी दुश्मनी से कटने वाला नहीं, यानी कि आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सर इसमें चेक कर लो, सर इसमें क्या कहीं कोई दुश्मन है? क्या कहीं कोई दुश्मन है? सर नहीं है। सर इसमें चेक कर लो डी ई एफ में। सर अरे ये ऑप्शन तो सेम ही हो गया दोस्त, ये देखो ये ऑप्शन सेम ही फंस गया। चलो यानी कि बेसिकली 3 ही ऑप्शन है, और तीनों ऑप्शन में दुश्मनी के बेसिस पर, यानी कि दुश्मनी के आधार पर हम किसी ऑप्शन को गलत नहीं कह पा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, यदि हम दुश्मनी के आधार पर किसी को सही और गलत नहीं कह पाते तो फिर हमें कौन सा लॉजिक लगाना है? वही जो मैंने आपको बताया, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। यदि हमारी यानी कि ओपन डाइस की डायरेक्शन और क्लोज डाइस की डायरेक्शन सेम आ रही है, ओके बल्ले बल्ले। लेकिन यदि हम और आपकी डायरेक्शन अलग अलग आ रही है तो फिर गुरु प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए तो डायरेक्शन से चेक करते हैं। इसको चेक करते हैं ACB, ABC, चलो ABC इसमें चेक करो दोस्त, काला कलर। A से B, B से C, A से B, B से C, ये तो चलना है क्लॉकवाइज। A से B, B से C क्लॉकवाइज। जबकि यहां देखिए क्या हो रहा है, A से B, B से C, A से B, B से C, A से B, B से C, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट। सेकंड चेक करते हैं सर। सेकंड का मतलब अगला ऑप्शन DEF वाला, DEF। सर D से E, E से F, D से E, E से F, सर ये तो कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज जाओ। और सर यहां D से E, E से F, अरे काला नहीं सफेद करना है दोस्त, D से E, E से F, D से E, E से F, ये तो सर कह रहा है क्लॉकवाइज, ये कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये सेम है ना। अब आते हैं फाइनली हमारे लास्ट नहीं बेटा, C नंबर वाला है, मतलब लास्ट ऑप्शन ही है। ठीक है, A, D और E लिखा है, सॉरी A लिखा है, D लिखा है और E लिखा है। यदि मुझे A से D, D से E आना है दोस्त, याद रखना अंदर से आते हैं, A से D और D से E, D से E, ऐसे जब मैं आ रहा हूं तो ये कौन सी डायरेक्शन फंस रही है? सर ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, यूं। और यदि ये क्लॉकवाइज आ रही है A से D, D से, यदि ये क्लॉकवाइज चल रही है, दैट मींस सर यहां जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रही है सेम यदि हमें यहां मिलेगी तो हमारा वो आंसर बनेगा। चेक कर लेते हैं एक बारी। A से D, D से E, A से D, मैंने बहुत जल्दी बता दिया, लीजिए A से, अरे रुक जा भाई, A से D, D से E, देखो A से D है, D से E है, A से D है, D से E है। यहाँ देखिए A से D, D से E, ये भी कैसा है सर? क्लॉकवाइज ही तो है, गाड़ी ऐसे घूमती है ना दोस्त। इसमें भी क्लॉकवाइज आ रहे हैं हम, इसमें भी क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलते हैं। यदि मैं A से D, D से E क्लॉकवाइज आ रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर लेंगे ओपन डाइस में, यदि आपका दुश्मनी वाला कॉन्सेप्ट काम ना कर पाए तो। वैसे तो दुश्मनी वाले कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर जाता है मैक्सिमम टाइम, बट कभी कभी नहीं भी करेगा, तो इसलिए हमारा काम है बताना और आपका काम है उस चीज को जानना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करने के लिए स्लाइड तो बढ़ाओ महाराज, तो बढ़ा देते हैं महाराज। ये क्या है दोस्त? ई का है बबुआ, ए भाई हट जाओ,
या फट जाओ, कुछ तो हो जाओ। फट गए, नहीं हट गए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक नई चीज़ बता देता हूँ। नॉर्मली जब आप किसी भी डाइस को देखते हो, क्लोज या ओपन, जब किसी भी को देखेंगे तो ये जानते हैं हम कि सर उसमें कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें आपको देखने पर बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, देखने पर आप जब इस डाइस को देख रहे हैं तो आपको 6 से ज़्यादा फेस नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, देखने पर 6 से ज़्यादा फेस नज़र आ रहे हैं, होते नहीं है 6 से ज़्यादा। क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये डब्बा है, इसमें 6 फेस हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन जब आप ये वाला हिस्सा देख रहा हूँ, यदि मैं इसको इस तरीके से काट दूँ, ये मैंने काट दिया, यानी कि एक बड़े फेस के टुकड़े कर दिए, एक बड़े फेस के टुकड़े कर दिए। तो जब ये खुलेगा, मान लीजिए मैं इसको खोल दूँ, मान लीजिए, क्या खोल ही देते ना भाई, खुल जाए बस ये दोस्त। यदि मान लीजिए मैं इसको खोलने का प्रयास करता हूँ, जो कि खुल नहीं रहा, फट और गया वो, ठीक है। यदि मान लीजिए मैं इसको खोल देता हूँ, खुल गया, अरे यार ये तो गलत ही खुल गया। यदि मान लीजिए खुल जाए, तो आपको नहीं लगता कि अपन ने क्या कर दिया है इसको खोलने पर, सर लीजिए ये खोल दिया। और जब मैं इसको खोल रहा हूँ तो खोलने का मतलब ये हो गया कि सर अब आप खोलने पर इसको जो देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे खोल दिया, तो अब आपको जो फेस नज़र आएंगे वो हो सकता है 6 से ज़्यादा नज़र आए। पर दोस्त वो 6 से ज़्यादा कभी थे ही नहीं, वो एक्चुअल में जो एक फेस था उसको तुमने तोड़ के उसको क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, आया ना, समझ पा रहे ना। मैंने इसका क्या कर दिए, पीस कर दिए। तो जब वो खुलते हैं तो वो खुलने पर दिखते हैं कि यार ये तो 6 से ज़्यादा है, पर 6 से ज़्यादा कभी होते नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपको ओपन करने पर लगेगा कि 6 से ज़्यादा है, पर क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। हमारे रूल्स अभी भी सेम ही रहते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए सबसे पहले जो काम कर रहे थे वही करो। कौन किसका दुश्मन आएगा दोस्त? अब गलती से ये मत बोल देना कि सर बी का दुश्मन 2 होगा, नहीं भैया ये मत बोल देना, याद रखिएगा ये मेन फेस है तो ये मेन फेस ही दुश्मन बनेगा, इसका टुकड़ा दुश्मन नहीं बन सकता। मेन फेस पूरी की पूरी दुश्मन बनेगी किसी और की। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो छोटा सा हिस्सा निकला है ना सर, ये छोटा सा हिस्सा, यानी कि जो पार्ट निकला है उसको दुश्मन नहीं बनाते। इसका मतलब ये है कि सर आप यहां साफ साफ बोल दो कि ए का दुश्मन कौन बनेगा सर, सी, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये हमारी मेन फेस है। सर डी का दुश्मन बनेगा सर ई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बी लिखा है ना दोस्त, बी, इसका दुश्मन कौन बनेगा? इसका दुश्मन बनेगा ये चारों नंबर। एक्चुअल में बेटा, एक्चुअल में हुआ यूं है कि जो तुमने एक बड़ी फेस थी ना उसके टुकड़े मार दिए ऐसे और इस पर नंबर लिख दिया है ना। तो जो बी है उसके लिए ये लोग बचे, यानी कि बी का दुश्मन होगा एक ऐसी फेस जिसके 4 टुकड़े हुए हैं और जिस नंबर लिखे हैं। डी का दुश्मन ई, एक छोड़कर एक, ए का दुश्मन सी, एक छोड़कर एक, और बी के लिए ये वाले नंबर्स वाला फलक या फेस बचा। पता चल गया। अब कौन किसका दुश्मन है ये चीज जानने के बाद हमें क्या चेक करना है कि हमारा डाइस क्लोज होने पर क्या सा लगेगा या कौन सा वाला है। फटाफट से चेक करते हैं। क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है? कहीं से कहीं नहीं, क्योंकि ए और सी साथ में बैठ गए और वो दुश्मन है, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जो लेटर बी है उसको दुश्मन कौन है? वो वाला फेस जिस पर ये नंबर लिखे हैं। और देखो ये लोग साथ में बैठे, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है? सर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि डी और ई दुश्मन है, यानी कि ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर डी ही हमारे लिए ऑप्शन बचता है, क्योंकि यहां कोई भी किसी के दुश्मन के साथ नहीं है। सी का दुश्मन ए है, नहीं नजर आ रहा है। डी का दुश्मन ई है, नहीं नजर आ रहा है। बी का दुश्मन नंबर है, वो भी नजर नहीं आ रहा। सो इसका मतलब गिवन ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा सिंपल था ना सर? गुड। पर दोस्तों सिर्फ ये बात नहीं है। अब देखो मैं आपके साथ कुछ और बातें शेयर करता हूं जो पिछले ऑप्शन दिए गए थे। जैसे कि मतलब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन सेम ही है। यहां जो ऑप्शन मैंने भी आपके साथ शेयर किए हैं ये तो बड़े सिंपल थे, लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ ऑप्शन और बना के बता रहा हूं और वो होते हैं थोड़े से अलग। मतलब प्रश्न अलग है तो भाई साहब उनकी क्वेश्चन का जो सिस्टम है वो भी तो अलग होगा ना। तो चलिए मैं आपके साथ इसके ऑप्शन बना के शेयर करता हूं कि भाई क्या ये बात कह रहे हैं। कुछ नए ऑप्शन मैं आपको बना के बताता हूं,
ध्यान से आप भी नोट कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि याद नहीं होते ना, इसलिए मैं बना के बता देता हूं आपको। आप क्या करने वाले हैं, इन ऑप्शन को पहले नोट कर लीजिए और इन ऑप्शन को आपको देखकर बताना है कि सर क्या ये हमारे लिए आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरे साथ मेरे दोस्तों इन ऑप्शंस को फटाफट से बना लीजिए और फिर चेक करके मुझे बताइए कि क्या ये हमारे लिए हमारा आंसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप ये बात सीख चुके होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी ऑप्शन को निकाल कर बनाकर देते हैं। फटाफट से नोट कर लो दोस्तों, क्योंकि इसमें खास चीज जानने वाले हैं आप। ये ऑप्शन मैंने आपके सामने फिर से इसलिए बना के रखे हैं क्योंकि यहाँ जो आपके सामने बना के मैं रख रहा हूं, ये ऑप्शन पिछले के कंपैरिजन में अलग रहते हैं। ओके, चलो अब आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन मैंने आपके साथ साझा किए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है। एक चीज तो क्लियर हो चुकी थी कि डी का दुश्मन कौन था सर, ई था। ए का दुश्मन सर सी था और बी के दुश्मन कौन थे सर, नंबर थे। 1 2 3 और 4 ये नंबर थे। ठीक है, प्रॉपर बना देता हूं भाई, 1 2 3 और 4। चलो पहले चेक करते हैं क्या ये ऑप्शन हो सकता है हमारा पहला वाला। चेक कैसे करेंगे, चेक करने का सिंपल तरीका है दोस्त, दुश्मनी देख लो। ए के दुश्मन कौन है सर, सी, नहीं दिख रहा है। डी का दुश्मन सर ए, नहीं दिख रहा, और नंबर के दुश्मन है बी, यानी कि यहां कोई किसी का दुश्मन नहीं है। हो सकता है ये आंसर हो। रुको जरा रुको, पर क्या ये आंसर है या नहीं है ये हम चेक करेंगे अभी। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आपको ना ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी अपनी आंख, अपना फोकस थोड़ा सा खोलना है, बढ़ा के देखना है। ध्यान से देखिए इस ऑप्शन को, मैं फटाफट से बता भी देता हूं कि क्यों ये गलत है ऑप्शन। जैसे ही आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो आपको एक गलती पकड़ में आनी चाहिए। सर आपने एक चीज बताई थी और वो ये बताई थी कि जो भी लोग साथ में बैठते हैं, जैसे कि ए और वन देखो साथ में है, बैठे हैं ना, तो जो लोग पहले से साथ में बैठे होते हैं वो तो दोस्त की तरह है। ये कभी भी एक दूसरे का साथ छोड़कर, दोस्ती छोड़कर तो जा ही नहीं सकते। इसका मतलब एक के साथ एक होना चाहिए था या उल्टा ए के साथ एक को होना चाहिए था। पर इस ऑप्शन में सर ए के साथ देखो कौन बैठ गया, यहां देखो 2 लिखा हुआ है। ए के साथ कौन बैठा हुआ है भैया, नंबरिंग में 2 बैठा हुआ है, जबकि ए के साथ होना किसको चाहिए था, एक को, यानी कि ये गलत है भैया। बहुत बारीकी से आपको चीजों को देखना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते, अगला ऑप्शन देखते, अगला प्रश्न बोल रहा हूं। सबसे पहले ये चेक करो क्या दुश्मनी के आधार पर हम किसी को गलत कर सकते हैं। सी का दुश्मन सर ए होता है, नहीं है। डी का दुश्मन ई है, नहीं है। नंबर का दुश्मन बी है, यानी कि दुश्मनी के आधार पर तो हम गलत नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कोई भी अपने दुश्मन के साथ नहीं बैठा है। तो फिर ध्यान से देखा मैंने, अब ध्यान से जैसे ही मैंने देखा तो दोस्त इसमें क्या मुझे दिक्कत लग रही है वो समझते हैं। इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि सर क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, चलिए चेक करेंगे क्योंकि मुझे कुछ खास चीजें बतानी है। बेटा इसमें मुझे फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही, फिलहाल के लिए। पहले अपन क्या करते हैं, जो गलत ऑप्शन है उनको हटा देते हैं, जो मुझे साफ साफ आसानी से नजर आ रहा है। इसमें फिलहाल के लिए कोई दिक्कत मुझे उतनी नजर नहीं आ रही। इधर आए, ऑप्शन नंबर सी पर आए। ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले क्या चेक करो, दुश्मनी। सर ए का दुश्मन कौन है, सर ए का दुश्मन है सी, वो साथ में नहीं है, यानी कि दुश्मनी नहीं दिख रही। ई का दुश्मन सर कौन है, ई का दुश्मन डी, उसमें भी दुश्मनी नहीं दिख रही। फिर ये नंबर दिख गए और नंबर का दुश्मन होता है बी। दुश्मनी के आधार पर भी हम अभी फिलहाल से किसको गलत नहीं कह सकते, सी को गलत नहीं कह सकते। लेकिन मुझे एक चीज नजर आई और वो चीज ये नजर आई, दोस्त ध्यान से समझिएगा। जब मैं इस डाइस को क्लोज करूंगा, जब मैं इन नंबर को या इन डाइस को क्लोज करूंगा तो ये जो लेफ्ट में 1 नंबर है और जो राइट में 3 नंबर है, बेटा ये ऐसे साथ में आएंगे ना, यानी कि 1 के सामने कौन फंसना चाहिए, 1 के सामने 3 को ऐसे फंसेंगे ना वो लोग। लेफ्ट में यदि 1 है, राइट में 3 है, तो जब वो पैक होंगे तो 1 और 3 सामने आएंगे, 1 और 3 सामने आएंगे ना, ऐसे 2 और 4 सामने आएंगे। लेकिन इस ऑप्शन में देखो 1 के सामने 2 फंस गया। ध्यान से देखिए, 1 के सामने कौन फंस गया, 2, और 3 के सामने कौन फंस गया, 4, जबकि 1 के सामने आना चाहिए था 3, यानी कि ये आंसर भी गलत। बारीक निगाहें रखनी है, बारीक निगाहें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी गलत। अब आता है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। और मेरे भाई ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑप्शन है इसमें आपको ढूंढने में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा सोच लगने वाली है। पहले तो मैं इन ऑप्शंस को मिटा रहा हूं, जिन्होंने नोट नहीं किया नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा आपका कम करने के लिए इन ऑप्शंस को पहले तो मिटा रहा हूं जो गलत वाले।
अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करो, इसको तो हम चेक कर चुके, इसको चेक करो, क्या दुश्मनी से हम इसको गलत कर सकते हैं? ई का दुश्मन कौन होता है सर? डी नहीं है। सी का दुश्मन ए नहीं है। नंबर का दुश्मन बी। यानी कि सर हम दुश्मनी के आधार पर किसी को गलत नहीं कर सकते। फिर अगली चीज हमने क्या देखी थी, जैसे मैंने आपको बताया ना, ए के साथ 1 होना चाहिए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। सर डी के साथ 2 होना चाहिए, यहां भी है, यहां भी है। सर सी के साथ 3 होना चाहिए, सर यहां भी है, यहां भी है। इसको भी हम कोई गड़बड़ नहीं बोल सकते। एक के सामने सर 3 होना चाहिए, एक के सामने 3 यहां है। 2 के सामने सर 4 होना चाहिए, सब कुछ सही है इसमें। इसमें देखो बेटा, ई के साथ 4 होना चाहिए, है। सी के साथ 3 होना चाहिए, सर है। एक के सामने 3 है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन हमें सेम ही लग रहे हैं, हमें ये दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं ना। अब आता है काम की बात। अभी अभी मैंने क्या बताया था, जब कुछ ना काम आए तो फिर वो डायरेक्शन देख लो कि हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। मैंने अभी आपको बताया था ना बच्चों, वही चीज अब आपके काम आएगी। देखो क्या से, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दोनों ऑप्शन मुझे इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं किसी भी तरीके से इनको गलत नहीं कह पा रहा हूं, तो फिर काम आती है हमारी डायरेक्शन का फंडा। अब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे में बच्चों को, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। आप बस इस पर ध्यान दो, डी और सी पर, डी और सी पर। जब मैं डी और सी यहां देखता हूं, डी और सी, यदि मैं चलना चाहता हूं डी से सी की तरफ, याद रखिएगा, यदि मुझे डी और सी की बात करनी है पासी में, तो बेटा मैं डी और सी से जब चलना चाहता हूं, डी से सी चलना चाहता हूं, डी से सी आना चाहता हूं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है सर? एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारे कुछ साथीगण बोल रहे होंगे कि सर हम डी और सी के लिए ऐसे भी तो आ सकते थे ना, ऐसे तो क्लॉकवाइज हो जाता। भाइयों, हमेशा पासे के अंदर से जाना होता है, पासे के बाहर से नहीं आना होता, ये चीज याद रखना। पासे के अंदर से, पासे के बाहर से नहीं। इसीलिए जब हम पासे के अंदर से आए तो डी से सी आने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, लेकिन जब मैं यहां डी से सी चलना चाहता हूं तो यहां तो मुझे क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। डी से सी के लिए एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यहां डी से सी के लिए क्लॉकवाइज। तो क्या लगता है सर, फिर तो ये हमारे लिए हमारा आंसर नहीं बन सकता। यस, मैंने आपको यही समझाया है कि यदि तुम और हम सेम हैं तो हमारी डायरेक्शन भी दोस्त सेम होनी चाहिए, पर नहीं। अच्छा चलो अगले पे चेक कर लेते हैं, अगले को चेक कर लेते हैं, अगले को। इसमें ई और सी लिखा है, इसमें क्या लिखा है? ई और सी। सर ई और सी की बात करते हैं, सर ई से चलते हैं सी की तरफ, चल लो, या उल्टा कर लो, सी से ई की तरफ आ जाओ, छोटे से बड़े याद रखना, लेकिन हमेशा पासे के अंदर से, बाहर से मत आना। सी से ई की तरफ आओ, सी से ई की तरफ। सर यदि मैं सी से ई की तरफ आ रहा हूं तो यहां सर मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है अंदर से। वहां क्या सीन है सर, यदि हम यहां भी सी से ई आते तो सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलने को बोल रहा है, यानी कि यही हमारा साथी है, यही हमारा साथी। इस तरीके से आप देख सकते हैं विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। और याद रखिए, जब आपके सामने आपका अपोजिट वाला फंडा या जो भी आप पढ़ते हैं वो काम ना है, डायरेक्शन वाला फंडा हमेशा काम करता है दोस्तों। ओके, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए इसी तरीके का एक और प्रश्न है जो कि हमारे स्लाइड का आखिरी प्रश्न भी है। आपके सामने फिर से क्वेश्चन रखे गए। अब देखो इसमें क्या कर दिया है आपके सामने, ऐसा मतलब ये थोड़े से ज्यादा बड़े बन गए दोस्त। एक बड़े फेस के 4 टुकड़े कर दिए और उस पर मैंने नंबरिंग लिख दी, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग लिख दी। ठीक है, चलो अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन को ट्राई करना है एज अ होमवर्क। एज अ होमवर्क आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि जब अगली जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन पहले कराऊंगा। बड़ा सिंपल सा है, पहले तो दुश्मनी पता कर लो। यार क्यों वो हम कर रहे हैं, करा ही देते ना। लेकिन बेटा मैं मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप एक काम करो, इस वीडियो को ना पॉज कर लो और इसको क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो। डी का दुश्मन टी है, एम का दुश्मन सर के हो जाएगा, और जो नंबर है वो एन के दुश्मन बन जाएंगे। जो अच्छा इस बार नंबरिंग जो हमारी वो ऐसी है, इस बार नंबरिंग वाला शेप कैसा है, रेक्टेंगल शेप है, 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से। अब यदि मैं चेक करना चाहूं कि कौन किसका दुश्मन है, तो सर ये तो पहले ही उड़ गया। क्यों? क्योंकि डी और टी तो दुश्मन है ना, हमें दिख रहा है डी एंड टी क्या है, दुश्मन है। लो दुश्मन तो आपने पहले ही सामने बिठा दिए। अच्छा क्या ये आंसर होगा सर, क्या ये आंसर होगा, चेक कर लो ना भैया, क्या ये आंसर होगा? पहले तो डी का दुश्मन कौन है सर, टी, वो नहीं दिख रहा है। के का दुश्मन सर कौन है सर, एम, वो भी नहीं दिख रहा। नंबर का दुश्मन एन, मतलब ये हो सकता है, लेकिन बच्चों ये भी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबरिंग है वो देखो ऐसे लिख दी उन्होंने, ट्राइंगल शेप में।
ये देखो ट्राइंगल बना दिया ना, हमारे नंबरिंग तो कैसे शेप में, रेक्टेंगल शेप में, तो ये तो गया सर, ये भी गया, ये देखो इसमें भी तो ट्राइंगल शेप में। लीजिए बड़ा आसान हो गया ये प्रश्न, तो लो ये हो गया आंसर, है ना। काय को मैं होमवर्क की बात ही कर रहा था आपके साथ। चलिए आई होप डाइस में मैंने आपको ओपन डाइस भी सिखा दिया है, लेकिन फिर मैं कहूँगा हमेशा याद रखिए, चाहे आपके साथ जो भी क्वेश्चन किए जाए, जितना भी पढ़ाया जाए, हमेशा उसमें गुंजाइश होती है। कोई भी टीचर कहे कि नहीं इतना पर्याप्त है, कभी कोई चीज़ पर्याप्त नहीं होती दोस्त। आप कॉन्सेप्ट के नाम पे पर्याप्त हो सकते हो कि हाँ ठीक है इतने से काम चल जाएगा, पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके लिए पर्याप्त नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा, जितना करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि जितना आप करोगे उतना आप इंप्रूव होते चलते हो। ओके, आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे, जितना मैंने पढ़ाया ये भी आप समझ गए होंगे। तब तक क्या करना, बस चिल करना, एंजॉय करना, मस्त रहना है, और बस यूँ ही एंजॉय करते हुए पढ़ते रहना है। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे बडीज़।